हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल बॉन्डिंग में नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है डाइपोल मोमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। सो बिफोर गोइंग फॉर द टॉपिक वी मस्ट नो द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर्स अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड. Covalent bond is what? A bond which is formed by the mutual sharing of electrons is termed as covalent bond. And covalent bonds is of two types. One is polar covalent bond and other is non-polar covalent bond. Polar covalent bond means what? It is observed only in those molecules which have electronegative difference between them is not equal to 0. For example, in case of hydrogen molecule, as the electronegativity of both the hydrogen atom is same, so their electronegative difference is equal to 0. Whereas in case of carbon chlorine bond, the electronegative difference is not equal to 0 because the electronegativity of carbon is lesser as compared to the electronegativity of the chlorine. So here the electronegative difference is not equal to 0. Whenever the electronegative difference is not equal to 0, the bond is said to be polar. तो ये कैसा बॉन्ड है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड है. ठीक है. अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड में ही हम डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. तो इसका मीनिंग क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड? इट इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ पोलैरिटी. कितनी पोलैरिटी है किसी मॉलिक्यूल में, ये मेजर करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे हैं टॉपिक. डाई मीन्स वॉट? टू. पोल मीन्स वॉट? अपोजिट पोल्स होते हैं. केमिस्ट्री में कौन से पोल्स होंगे? जैसे अभी फिजिक्स में नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, केमिस्ट्री में कौन से पोल्स होते हैं? प्लस और माइनस पोल्स होते हैं. सो व्हेन एंड वी आर मोमेंट मीन्स मेजरमेंट. व्हेन वी आर गोइंग टू मेजर द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव पोल्स, उनका मोमेंट हम जब कैलकुलेट करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज डाइपोल मोमेंट. एंड देर इज वन मोर डेफिनेशन फॉर डाइपोल मोमेंट, दैट इज इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रीडोमिनेंट आयोनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड. क्या बताता है वो? प्रीडोमिनेंट आयोनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ डाइपोल मोमेंट जो है, ये टॉपिक सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम है डी बाय. ठीक है. उन्होंने क्या बताया था? जैसे एक मॉलिक्यूल ले लेती हूँ HCl. इसमें क्या होगा? क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रॉन, एज दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, सो द इलेक्ट्रॉन पेयर must be shared between exactly in the center. It must be exactly in the center. But what happens? Chlorine being more electronegative, it attracts the electron pair towards itself. As a result of this, the electron pair shifts displaces more towards the chlorine. So this chlorine gets a partial negative charge and this hydrogen gets a partial positive charge. Now this the product of the dipole moment is represented by mu. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से. तो म्यू मीन्स डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का? म्यू इज इक्वल टू, ये जो डी बाय साइंटिस्ट ने डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन दी थी, दैट इज द चार्ज इनटू डिस्टेंस. ये जो चार्ज डेवलप हुआ है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, उसका जो प्रोडक्ट होता है, दैट इज टर्म्ड एज डाइपोल मोमेंट. तो अभी आप नोट डाउन कर लो, डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ separation between the charges. I repeat, the product of the magnitude of the charge and the distance of separation between the charges. ठीक है. अभी आपको समझ में आ गया मैंने क्या क्या बताया. अब डाइपोल मोमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी. अब अगर मुझे इसका यूनिट लिखना है तो देखो क्या होगा. Here Q represents what? It represents charge and D represents what? Distance. Means mu is equal to Q into D. Charge into distance. तो चार्ज की वैल्यू यूनिट क्या होती है? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्स. चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्स. और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट मीटर्स. तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम इंटू मीटर. ये हो गया SI यूनिट में. बट अगर इसका मुझे CGS सिस्टम में बताना है ना, हमने पढ़ा हुआ है ये कौन से सिस्टम में है? SI यूनिट में. अगर मुझे CGS सिस्टम में बताना है तो Q का CGS सिस्टम में यूनिट क्या होता है? ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट. और डिस्टेंस का क्या होता है CGS सिस्टम में? सेंटीमीटर. तो ESU इंटू सेंटीमीटर कौन से सिस्टम में हो गया? CGS सिस्टम में. ठीक. अब हमें ये कन्वर्जन्स करते आने चाहिए. अब ये सबसे पहले किसने दिया था? मैंने आपको बताया साइंटिस्ट का नाम डी बाय नाम के साइंटिस्ट ने. जैसे जो वर्क है उसे सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन ने. तो हम उसके ऑनर में उसका यूनिट
न्यूटन रख दिया है, वैसे ही सेम म्यू का यूनिट भी डी बाय बोलते हैं, बट डी बाय इज नॉट एन एसआई सिस्टम यूनिट, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो डी बाय इज व्हाट इट इज, डी बाय हम कब यूज करते हैं, जब हम सीजीएस सिस्टम में यूज कर रहे होते हैं तब। As I have told you that in the honor, to give honor to the Debye scientist, we have we have given the unit Debye to the dipole moment. Now let's see what is 1 Debye. 1 Debye is equal to 1 into 10 raised to power minus 18. 1 Debye, it is represented by capital D. 1 Debye is equal to 1 into 10 raised to power minus 18 ESU into centimeters. And if I want to convert this dBy into SI unit, so 1 centimeter is equal to what, 10 raised to power minus 2 meters. Therefore 1 dBy 10 raised to power minus 18 ESU into centimeters है, तो उसको अगर मुझे convert करना है, and 1 ESU is equal to what, अगर मुझे इसे coulombs into meter में convert करना है, means if I want to convert it into coulombs into meter, तो क्या करना पड़ेगा, पहले ESU का भी कन्वर्जन करना पड़ेगा और इसका भी मीटर में, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 10 raised to power minus 2, और अगर ESU को मुझे कूलम्स में कन्वर्ट करना है तो उसका कितना होता है 3.33 इंटू 10 raised to power minus 10, 3.33 इंटू 10 raised to power minus 10 कूलम्स होता है, इसका अगर कन्वर्जन करो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो दैट इट 1 dBy विल गेट कन्वर्ट इनटू कूलम्स इनटू मीटर, तो कितना आ जाएगा 3.33 इंटू 10 raised to power minus 30, 3.33 इंटू 10 raised to power minus 30 coulombs into meter. So 1 dBy is equal to 1 into 10 raised to power minus 18 ESU into centimeters and 3.33 into 10 raised to power minus 30 coulombs into meter. ये हो गया कन्वर्जन पार्ट। नाउ एक देखो, अगर HCl का मुझे dBy यूनिट बताना है, डाइपोल मोमेंट मेजर करना है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये ऐसा रहेगा, ये इट विल मूव। तो डाइपोल मोमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से, और एरो के पास में नीचे एक टेल भी होती है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जो हेड होता है वो कहाँ पर होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, और जो टेल होता है वो कहाँ होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, जैसे मैंने बनाया। एंड डाइपोल मोमेंट इज व्हाट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, मीन्स इट इज एडिटिव, ऐड कर सकते हैं हम इसे, इसीलिए हम इसे वेक्टर क्वांटिटी बता रही हूँ मैं। अब डाइपोल मोमेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का कैसे मेजर करेंगे, उस पर क्वेश्चन आता है, तो वो आपको बता देते हैं पहले। अब जैसे HF, इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कैसा रहता है, हम इनका डाइपोल मोमेंट मेजर कर सकते हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसका डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा, बिकॉज इट इज़ जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, क्योंकि वो उतना ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेगा। तो अगर किसी ने पूछा डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंगली अरेंज करो HF, HCl, HBr और HI, तो क्या हो जाएगा, इसका सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। और डाइपोल मोमेंट ऑल्सो shows the stability of the molecule, जितना minimum is the dipole moment, maximum is the stability। तो ये पॉइंट याद रख लेना, minimum is the dipole moment, maximum is the stability, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बता दिया। अगर सपोज करिए कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, तो उनका डाइपोल मोमेंट हम मेजर कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, ये हो गया फर्स्ट वाला डायएटॉमिक के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी पॉलीएटॉमिक के लिए। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का केस कंसीडर करें, तो कार्बन, ऑक्सीजन और यहाँ पर भी ऑक्सीजन, इट्स अ लीनियर मॉलिक्यूल, और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। कौन अट्रैक्ट करने वाला है, ये अट्रैक्ट करने वाला है अपनी तरफ, और यहाँ पर ये अट्रैक्ट करने वाला है, और ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इक्वल और अपोजिट फोर्स से अट्रैक्शन हो रहा है। तो अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो ये वाला डाइपोल मोमेंट और ये वाला डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इट्स म्यू इज इक्वल टू व्हाट, 0। म्यू इज इक्वल टू 0, तो इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगी। वी कैन मेजर द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मैंने एक एग्जांपल बताया आपको कार्बन डाइऑक्साइड का। सपोज करो कि मुझे अमोनिया मॉलिक्यूल का मेजर करना है। अमोनिया मीन्स NH
3, तो इसका कैसे करेंगे, नाइट्रोजन और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, एक लोन पेयर होता है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब क्या होगा, एज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ अट्रैक्ट होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ अट्रैक्ट होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ अट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये ऐसे अट्रैक्शन शो करेगा। Means all of them are going in the one direction. As all of them are going in the one direction, so its dipole moment will not equal to be 0. ये 0 तो नहीं हो सकता, it will be more than 0, हायर फिगर में आएगा ये, ठीक है। तो अब ये जैसे हम इसका डाइपोल मोमेंट, इस पर क्वेश्चन आता है, तो ये कैसा होगा, इट विल बी अनस्टेबल मॉलिक्यूल, हम ये ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ठीक। Now let's take more examples. Example BF3 molecule. BF3 molecule is what? It is boron, like this. As in this, these are coming in this side and this one is going in the opposite side. And as it is a vector quantity, so what will happen? As the resultant of this will be on this side, and this of both these two will be on this side, so it will cancel out and its mu is equal to 0. Means BF3 molecule is what type of molecule? It is a non-polar molecule. Just by looking at the structure and its calculating its dipole moment, we can know whether the molecule is polar or non-polar. So this was the one of the example. Next example is CH4 molecule, carbon, hydrogen and hydrogen, like this. Now in this case, carbon is more electronegative as compared to hydrogen, so it will move on this side. Now these two will cancel out, and here in this also the mu is equal to 0, because the resultant forces will get cancelled out and the mu will be 0. If I am going to replace one of the hydrogen by a chlorine, so in this case, this will be not equal to 0. This will be not equal to 0, because in this one of the chlorine is there. And again, if I am going to replace all the hydrogen of methane molecule by chlorine, in that case again its dipole moment will be 0, because all the values of mu are going to be cancelled out, and so its dipole moment will be 0. That is in case of this. One more thing which I want to tell you, that is, whenever the molecule shows a regular geometry, its dipole moment is always 0. वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड, जब भी उसका रेगुलर ज्योमेट्री है, यानी CH4 मॉलिक्यूल है सपोज करिए, और उसके पास में सारा वो सेम टाइप के ही है, यानी हेट्रो एटम्स ज़्यादा नहीं है, मीन्स AX4 टाइप का मॉलिक्यूल है या AX3 टाइप का मॉलिक्यूल है, तो उसमें क्या होगा कि जो भी उसकी रेगुलर ज्योमेट्री है, जैसे अगर उसको टेट्राहेड्रल शो करना है, हाइब्रिडाइजेशन सपोज करिए sp3 और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहा है, वो मीन्स उसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। बट अगर सपोज करो उसका मॉलिक्यूल का टाइप भी चेंज हो गया, मीन्स हमने क्या बताया आपको, 2 कंडीशंस बता रही हूँ मैं। एक फर्स्ट थिंग उसकी रेगुलर ज्योमेट्री है, और सेकेंड उसका जो मॉलिक्यूल का टाइप है वो क्या होना चाहिए, एक ही टाइप की स्पीशीज होनी चाहिए, AB3 और AB4 टाइप, ऐसी स्पीशीज होनी चाहिए। अगर ये हम डिस्टर्ब करेंगे तो भी वो उस केस में भी वो उसकी रेगुलर ज्योमेट्री तो रहेगी, बट उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं रहेगा। तो ये दोनों चीज अगर रहेगी तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। देखो इसी केस में BF3 यानी AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है, और इसकी ज्योमेट्री कितनी होनी चाहिए, BF3 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर है, इसीलिए इसका म्यू इज इक्वल टू 0। बट इन केस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल क्या होता है, इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल। बट क्या होती है इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल तो नहीं होती, तो कौन सी होती है इसकी ज्योमेट्री तो पिरामिडल शेप की होती है। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो अगर लोन पेयर प्रेजेंट है मींस इसका म्यू जो है इट इज नॉट इक्वल टू 0। इन केस ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल CH4 है, ये क्या है, AB4 टाइप का मॉलिक्यूल है, और इसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए, तो वही है, इसीलिए इसका म्यू क्या है,
जीरो है। अब ये वाला एक एग्जांपल ले लेती हूँ, CH3Cl। तो अब इसमें क्या हो गया कि Ab4 टाइप का मॉलिक्यूल है क्या? ये नहीं है, ये तो Ab3L टाइप का, Ab3Cl टाइप का या Ab3C टाइप का मॉलिक्यूल है। इट मीन्स उसकी ज्योमेट्री तो रेगुलर रहेगी बट उसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। अगेन CCl4 मॉलिक्यूल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, Ab4 टाइप का मॉलिक्यूल है, सो इट्स डायपोल मोमेंट विल बी जीरो। वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है, दैट इज NH3 और NF3 मॉलिक्यूल में से किसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा और क्यों? NH3 और NF3, ये फ्लोरीन आ जाएगा यहाँ पे और ये लोन पे। अभी बताया था मैंने वैसे आपको, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये भी यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा होगा और ये वाला भी यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए आपके ऊपर की तरफ। तो ये ऐसे अगर सबका मैंने 1d बाय कंसिडर कर लिया तो ये सभी लोग मिक्स करके कितना बना रहे होंगे? 4d बाय तो बना ही रहे होंगे। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या होगा? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ अट्रैक्ट हो रहे होंगे और पर ये वाला जो है ये अप साइड अट्रैक्ट हो, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अगर ये सबका भी 1d बाय रहा तो इसका तो 2d बाय ही आंसर आएगा। मैं सपोज बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं कि कितना डायपोल मोमेंट है, और इसका कितना आएगा? 4d बाय आएगा। तो किसका ज्यादा होता है? अमोनिया का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू NF3। समझ में आ गया ना क्यों होता है? मैंने करके भी दिखा दिया आपको। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट हम पढ़ क्यों रहे? तो सबसे पहली चीज, इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो, यही हमें क्या बताता है? अगर डायपोल मोमेंट जीरो है तो वो मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर है, और अगर डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है मीन्स द मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? व्हाई वी आर स्टडिंग दिस डायपोल मोमेंट? फर्स्ट पॉइंट, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सेकेंड पॉइंट, with the help of this we can measure the polarity of the molecule, degree of polarity भी हम measure कर सकते हैं. Third, it also helps to explain the shape of the molecules, whether it is linear or tetrahedral, regular geometry है कि नहीं वो भी बताने के लिए helpful है. And the fourth important thing, with the help of this we can distinguish between cis and trans type of isomers. Cis and trans isomers क्या होते हैं बताती हूँ. cis and trans isomers क्या होता है? cis and trans isomers क्या होते हैं? Compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties are termed as isomers. तो अभी हमें यहाँ पर isomers में बहुत सारे types होते हैं, बस मैं अभी आपको cis and trans क्या होता है वो बता देती हूँ. वैसे ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे होंगे तब. ठीक है, तो अब ये क्या होता है? डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में होता है. अब जैसे अगर डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है और सपोज करिए कि इसके पास में 4 हाइड्रोजन लगे हुए, तो ये क्या हो गया? कौन सा मॉलिक्यूल है? आपने पढ़ा है 10th क्लास में, क्या बुलाते हैं इसे? ईथीन. तो ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया? ईथीन मॉलिक्यूल हो गया. अगर मैंने इसके दोनों हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस कर दिए किसी और स्पीशीज से, तो ये देखो ये कैसे लिखने का, C डबल बॉन्ड C है. अब एक Cl यहाँ लगा दिया, एक Cl यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, यानी क्या हो गया? मेरा मॉलिक्यूल जो है, अब ये कैसा मॉलिक्यूल है? ये वाला मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या था? C2H4 था. यहाँ पर ये मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा? C2H2Cl2 हो जाएगा. अब ये अरेंजमेंट ऐसी भी हो सकती है या फिर ये अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकती थी, ऐसी भी हो सकती थी. ठीक है, व्हेन दी बोथ दी सेम ग्रुप्स आर ऑन दी. अब ये इसमें क्या होता है? प्लेन देखना होता है. प्लेन कैसा होता है? इट इज ऑलवेज पैरेलल टू दी डबल बॉन्ड. अगर ऐसे करो तो मॉलिक्यूल में क्या होता है? 2 क्लोरीन एटम्स एक ही साइड पे, व्हेन बोथ दी सेम ग्रुप्स आर ऑन दी सेम साइड ऑफ दी प्लेन, उसको हम क्या बुलाते हैं? सिस बुलाते हैं. और इफ बोथ दी ग्रुप्स आर ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ दी, ये Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, ये H यहाँ, एक H यहाँ, यानी प्लेन के अपोजिट साइड पे. इफ दी ग्रुप्स आर ऑन दी अपोजिट साइड, सेम ग्रुप्स आर ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ दी प्लेन, उसे हम क्या बुलाते हैं? ट्रांस बुलाते हैं. ठीक है, अब अगर सपोज करिए कि मुझे इसका डायपोल मोमेंट मेजर करना है तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पर क्या होने वाला है? कार्बन और क्लोरीन में, कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन. यहाँ पर भी कौन है? क्लोरीन. यहाँ पर कौन है? कार्बन. यहाँ पर भी कौन है? कार्बन. वेयर एज इन दिस केस ये ऐसा. तो अभी देखो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब एक ही साइड पे मूव कर रहे हैं, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा होगा. यहाँ पर क्या हो रहा है? ये इस साइड पे मूव कर रहा है, ये वाला इस साइड पे, तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा. यहाँ पर ये इस साइड पे मूव कर रहा है और वो वाला उस साइड पे मूव कर रहा है, दोनों अपोजिट साइड पे, तो ये वाला कैंसिल कर, तो इसका जो म्यू है वो क्या हो जाएगा? 0. और इसका जो म्यू है इट इज नॉट इक्वल टू
0। तो अब क्या इससे हमें ये पता चल जाएगा विच वन इज मोर स्टेबल, या फिर हमें अगर डिस्टिंग्विश भी करें क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये भी क्या है इसका C2H2Cl2 मॉलिक्यूल है, मीन्स दोनों के अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं कि किसे, तो बस डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लीजिए, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि वेदर द मॉलिक्यूल इज सिस और ट्रांस, और सिस और ट्रांस में से किसका डायपोल मोमेंट 0 होता है, ट्रांस का डायपोल मोमेंट 0 होता है, और सिस का डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, एंड ट्रांस मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस। Now next is to calculate the ionic character. आयनिक कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं हम मॉलिक्यूल में, कोवलेंट मॉलिक्यूल में, उसके लिए भी हम डायपोल मोमेंट का यूज करते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है वो देख लो। जैसे क्वेश्चन कैसा बनता है कि सपोज दैट देयर इज अ मॉलिक्यूल, आपको इसमें परसेंट आयनिक कैरेक्टर फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है? परसेंट आयनिक कैरेक्टर। उसके लिए फॉर्मूला होता है परसेंट आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट। ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट इनटू 100, ये हमें बता देगा आयनिक कैरेक्टर। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल HCl मॉलिक्यूल है, इसका ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट है 1.07। इन HCl मॉलिक्यूल ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट जो है वो कितना है 1.07 डी बाय, ठीक है। और इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.27 एंगस्ट्रॉम यूनिट, बॉन्ड लेंथ 1.27 एंगस्ट्रॉम यूनिट। नाउ assuming that 100% assuming the 100% आयनिक कैरेक्टर, चार्ज जो डेवलप हो रहा है उसका चार्ज का वैल्यू दिया है उसने 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU यूनिट्स। तो चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट रखो और वो फाइंड आउट कर लो। तो ये कैसा हो जाएगा, इसका 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे 1.27 से। अब देखो एक ESU में दिया हुआ है, दूसरा एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो दोनों को एक ही इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए हमें। तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU यूनिट वैसे ही रहने दीजिए। 1.27 एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर्स में, क्योंकि ESU कैसा यूनिट है, CGS सिस्टम का यूनिट है, इसीलिए इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये कैसा हो जाएगा कन्वर्जन के बाद 1.27 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसका परसेंट आयनिक कैरेक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका परसेंट आयनिक कैरेक्टर कैसे निकाल लेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करके, यानी क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट कितना है 1.07 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 इंटू 10⁻⁻8, दिस होल is to be multiplied by 100 so that we will get the percent ionic character। समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट करते हैं आयनिक कैरेक्टर इसका। अब वन मोर एग्जांपल इज देयर, वन मोर इंपॉर्टेंस ऑफ डायपोल मोमेंट, दैट इज वी कैन यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, एक और टाइप के आइसोमर्स होते हैं, 6th पॉइंट ले लेते हैं। इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। ये भी मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही बताऊंगी कि कैसा होता है, और इन शॉर्ट थोड़ा सा बता देती हूँ अभी, पर डिटेल में हम ऑर्गेनिक में ही पढ़ने वाले। ऑर्थो, मेटा और पैरा के आइसोमर्स होते हैं वो बता देती हूँ। जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन की रिंग आपने पढ़ी थी, देखिए 10th स्टैंडर्ड में बेंजीन रिंग है, यहाँ पर एक हैलोजन लगा हुआ है, और अगर हैलोजन इसके एडजेसेंट में ही लगा हुआ है तो इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, ऑर्थो। इफ एक बेंजीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है और एक क्लोरीन यहाँ है, तो इट विल बी मेटा। तो ये क्या होगा, पैरा। ऐसा होता है, ऑर्थो, मेटा और पैरा आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। अब इससे भी हम फाइंड आउट कर, इनको भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो पैरा आइसोमर होता है इसमें देखो ये इससे पे रिपल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इधर दोनों इक्वल एंड अपोजिट साइड है, ये कैंसिल हो जाएंगे, मींस इसका म्यू जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो पैरा आइसोमर्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू other two isomers।
सो दिस इज द वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो मेटा एंड पैरा बाय यूजिंग डाइपोल मोमेंट. ठीक, समझ में आ गया अभी यहाँ तक. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डाइपोल मोमेंट. सो हियर वी एंड्स विद द डाइपोल मोमेंट. अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं. अब आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. थैंक यू.